लेकिन इस खबर में जो चौंकाने वाली बात है कि जब से उत्तर प्रदेश में ये सरकार बनी है, इस वक्त जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है 2017 में, मार्च 2017 में ये पावर में आई है, उसके बाद से अब तक 8,472 मुठभेड़ हुई हैं, 8,472 पुलिस एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 3,302 ऐसे कथित अपराधी उनके पैरों पे गोलियां लगी हैं और वो, हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में, लंगड़े हो गए हैं, भारत सरकार की भाषा में दिव्यांग हो गए हैं। तो और इन्हीं एनकाउंटरों में 146 कथित अपराधी या अपराधी मारे गए हैं। ये हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश की पुलिस और अफसरों ने एक इसमें सफाई दी है कि साहब हमारा इरादा है, और ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं इससे दिखता है कि हमारा इरादा अपराधियों को जिंदा पकड़ने का है, उनको मारने का नहीं, इसलिए हम उनको पैरों में गोली मारते हैं। लेकिन क्या ये इतनी आसान सी बात है? हमें इसे इतनी आसानी से मान लेना चाहिए? ये समझने के लिए मैंने राय साहब को आमंत्रित किया है। राय साहब को हम लोग पुलिस अफसर के तौर पे भी जानते हैं और एक बहुत जबरदस्त लेखक के तौर पे भी जानते हैं। अभी हाल में इनकी किताब आई है जो हाशिमपुरा के हत्याकांड, हाशिमपुरा दंगे नहीं, हाशिमपुरा के हत्याकांड पर आधारित है, जिसमें पीएसी ने एक मोहल्ले से कुछ मुसलमानों को निकालकर नहर किनारे खड़ा करके गोली मार दी थी। वो दिल दहला देने वाली किताब है, वो जिसने नहीं पढ़ी है उसे पढ़नी चाहिए, तब वो समझेगा कि वो क्या चीज हुई और वो क्यों हुई। और इसीलिए मुझे लगता है राय साहब से अच्छा कोई एक्सपर्ट नहीं है जो इस विषय को हमें समझा पाएगा। राय साहब, ये क्या चल रहा है? क्या ये योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है, उन्होंने निर्देश दे दिए इसलिए हो गया है, या पुलिस के अंदर कोई ऐसा चरित्र में कोई ऐसी चीज है जो ये कांड करवाती है? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज जब मैंने वो स्टोरी पढ़ी इंडियन एक्सप्रेस में, तो मेरे मन में भी दहशत पैदा हुई। हालांकि एक प्रोफेशनल पुलिस अफसर होने की वजह से पिछले कई महीनों से जब मैं अखबार पढ़ता था, तो ये देख के बड़ा चकित होता था कि जो भी अपराधी पकड़ा जा रहा है उसकी टांग में एक खास जगह पर गोली लग रही है। तो मुझे आश्चर्य भी होता था और तरस आती थी अपने बेड़े के नए सदस्यों के लिए कि वो कैसे इस तरह का एक अपराधी, एक संगठित अपराधी गिरोह में कैसे खुद को तब्दील कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है। और आज जो इंडियन एक्सप्रेस की कहानी आई है वो तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सारे आंकड़े इकट्ठे कर दिए हैं, इसलिए हमें वो बहुत, जिसे कह सकते हैं कि ज्यादा दहशत हो रही है कि वो 3,000 से ज्यादा लोग हैं जिनके पैरों में गोली मारी गई। देखिए, ये कितना नुकसान समाज को ये पूरी प्रवृत्ति कर रही है। और मुझे इसमें कहने में कोई हद नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि बिना टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप के और टॉप पुलिस लीडरशिप के कल्यूजन के, उनकी मिली भगत से ऐसा नहीं हो सकता। आपका साधारण सिपाही या दरोगा किसी अपराधी को क्यों गोली मारेगा? खासतौर से तब जब उसे ये पता है कि कभी इसकी जांच हो गई तो पकड़ा जा सकता है, फंस सकता है। तो ये एक पूरे के पूरे पुलिस बल को एक संगठित अपराधी गिरोह में तब्दील करने जैसा लग रहा है। ये तो अब मान ही नहीं सकते आप कि हर अपराधी को एक खास जगह पे ही गोली लग रही, और एक ही कहानी लगता है जैसे आपातकाल में एक ही एफआईआर दोहराई जाती थी, एक ही एफआईआर की कार्बन कॉपियां जारी होती थी। उसी तरह इस मामले में भी एक ही तरह के एफआईआर है। हर जगह अपराधी भागने की कोशिश करता है, पुलिस के हथियार छीनने की कोशिश करता है और वो मारता है, और उसमें कुछ पुलिस वाले जख्मी होते हैं। और मेरा तो चैलेंज है कि अभी हाल के 1-2 महीने के अपराध, इस तरह घटनाओं को ले लें, जिन पुलिस वालों के जख्मी होने का कहा जा रहा है उनमें कोई जख्मी नहीं होगा। ये तो अभी जांच की जा सकती है, क्योंकि हमारे पत्रकार इतना मेहनत नहीं करते और ना इतना साहस है उनके अंदर और ना वो जोखिम लेना चाहते हैं। वो सिर्फ उन पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों की जाकर के तलाश करें जिनको जख्मी दिखाया गया, वो सब अपने घरों में होंगे। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। देखिए, इसकी कहां तक इसकी लहर पहुंच रही है। अब आसाम में भी पहुंच गई है। आसाम में यूपी मॉडल की बात की जा रही है। मैं तो बड़ा शर्मिंदा हुआ और मैंने अपने एक कॉलम में लिखा भी कि बिहार के एक मंत्री ने या एक विधायक ने ये बात कही कि बिहार पुलिस को यूपी मॉडल अपनाना चाहिए। मतलब एक ऐसा मॉडल जो कानून कायदों की धज्जियां उड़ा रहा है, जिसके लिए संविधान का कोई अर्थ नहीं है, उस मॉडल को आप बड़ा काम, आप कोई मुश्किल काम नहीं करना चाहते।
मुश्किल काम ये है कि आप कानून कायदों में परिवर्तन लाएं, आप अपनी अदालतों में परिवर्तन लाएं, इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी में परिवर्तन लाएं, पुलिस को ज्यादा प्रोफेशनल बनाएं, वो नहीं कर सकते आप। तो आपने सबसे आसान ये समझा है कि पुलिस को आप एक अपराधियों के संगठित गिरोह में तब्दील कर दें और उनसे कहें कि जिसको पाओ उसको मार दो। ये देखिए बड़ी शर्मनामा है। जब अपनी सर्विस में नया नया आया था तो ये रेयर होते थे, लेकिन हम लोग चिढ़ाते थे ऐसे अफसरों को और उनको पेड़बंधुआ एनकाउंटर वाले अफसर कहते थे, पेड़ में बांध करके अपराधियों को मारने वाले अफसर हम कहते थे। और इसी वजह से जो गैलेंट्री मेडल था, जिसकी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जिसको हासिल करने वाले के प्रति सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए, ऐसे अफसर के जिसको कई गैलेंट्री मेडल मिले होते थे, वो करीब से गुजरता था तो लोग व्यंग से मुस्कुरा देते थे। ये कितनी शर्मनाक बात है। आप बने हैं कानून कायदा लागू करने वाली संस्था के तौर पे, आप जब पास आउट करते हैं अपनी ट्रेनिंग एकेडमी से या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से, भारतीय संविधान पर हाथ रख के शपथ लेते हैं और बाहर आते ही आप कानून तोड़ने लगते हैं। और मैं तो पुलिसकर्मियों को देखे, जो अधीनस्थ पुलिसकर्मी हैं, उनको बहुत दोषी नहीं ठहराता। उनको तो इनाम इकराम का लालच देके, सजाओं का डर पैदा करके उनसे ये काम कराया जा रहा है। इसमें अब ये समय आ गया जब सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए और ये जो 3000 मामले हैं, इनमें सिर्फ 300 मामलों की जांच करा लें या 30 मामलों की जांच करा लें पिछले 3-4-6 महीनों में, आप पाएंगे कि सारे मामले झूठे हैं। मतलब मैं तो सारे इसलिए कह रहा हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि 99% मामले झूठे हैं। और जिन पुलिसकर्मियों को गोली लगने की बात कही गई है, इंजर्ड होने की बात कही गई है, उन सबका दोबारा मेडिकल हो जाए और अदालतें अपने पर्यवेक्षण में, अपने निरीक्षण में सब कराएं, तो सारा मतलब ये एक ऐसी चीज हो रही है, पूरी दुनिया में हमारी क्या शक्ल बन रही होगी, किस तरह के समाज हम बन रहे होंगे, ये कल्पना करके कई बार मुझे डर लगता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।